Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioGeek. In this video lecture, we will discuss most important 30 plus MCQs on a topic respiration. So the first question is, which of the following is the cofactor of carbonic anhydrase? Carbonic anhydrase क्या है? The carbonic anhydrase is an enzyme कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो कि एंजाइम है, उस एंजाइम के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोफैक्टर? ओके, कौन सा कोफैक्टर लगता है? अब ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस है, इस कार्बोनिक अनहाइड्रेस के लिए जिंक जो है, जिंक इज एन कोफैक्टर। इसके लिए जिंक जो है वो क्या है? एक कोफैक्टर की तरह काम करता है। सो हमें जैसे कि पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम्स में कुछ नॉन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं फॉर द एक्टिविटी, जैसे कि कोफैक्टर्स हो सकते हैं, कोएंजाइम्स हो सकते हैं, या कोई प्रोस्टैटिक ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स स्ट्रॉन्गर टू द हीमोग्लोबिन? अब ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज एन प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ओके, जो कि हमें आरबीसीज में मिलता है, रेड ब्लड सेल्स में मिलता है। इसका प्राइमरी हमें पता है काम जो है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, दिस हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन also, carbon dioxide also, okay, and carbon monoxide also. But इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली ये पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग किसकी होती है, बाइंड किसके साथ होता है हीमोग्लोबिन? सो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ओके, सो द आंसर इज कार्बन monoxide. So which of the following binds stronger to the hemoglobin? That is carbon monoxide. Carbon monoxide. The fact is, next questions, the fact is which does not affect the rate of alveolar diffusion. Okay, so alveoli, the structural and functional unit of lungs, okay, जिसमें एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन हमें ये पता है सिंपल से, डिफ्यूजन क्या है? सो डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब डिफ्यूजन के लिए नीचे जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, उसमें से कौन अफेक्ट नहीं करता? ऑप्शंस देखिए, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की सोल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डज नॉट अफेक्ट पूछा गया है, डज नॉट अफेक्ट पूछा गया है, तो the reactivity of gases does not affect the rate of alveolar diffusion. solubility अगर कम है गैसेस की तो अफेक्ट करेगा डिफ्यूजन में। थिकनेस अगर बहुत ज्यादा है, थिकनेस अगर बहुत ज्यादा है तो भी alveolar diffusion पे अफेक्ट होगा। एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी कम ज्यादा हो, ओके, अगर alveoli में ऑलरेडी ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स हो, ओके, कम ज्यादा हम बोल सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वेओलर डिफ्यूजन। सो रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस, ये जो है
इट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वेलर डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। द अर्ज टू इनहेल इन ह्यूमंस रिजल्ट फ्रॉम, ओके, हमें ज्यादा इनहेलेशन के लिए अर्ज जो हम बोलते हैं, स्टिमुलेशन जो हम बोलते हैं इनहेलेशन का, किस वजह से होता है, किस वजह से होता है? राइजिंग ऑफ PCO2, राइजिंग ऑफ O2, फॉलिंग ऑफ PCO2 एंड फॉलिंग ऑफ PO2। ओके, अब ये PO2 PCO2 क्या है? सो P stand for partial pressure, okay, partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of oxygen, okay। so देखिए, जब हमारे बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइज होता है या इंक्रीज होता है, तब हमें अर्ज होता है इनहेलेशन का। सो इट स्टिमुलेट्स अवर रेस्पिरेटरी सेंटर्स कि हम ज्यादा से ज्यादा डीप ब्रीदिंग ले लें जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए। सो इसका आंसर होगा ए, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन कैन मेक द पर्सन फील, अगर ब्रेन को कम मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है या कम है, तो पर्सन क्या फील करेगा? हाइपर एक्टिव हो जाएगा, स्लीपी हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा या गैस्पिंग फॉर द एयर। ओके, सो जब देखिए हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुंचता है, तब वो पर्सन स्लीपी फील करेगा। ओके, स्लीपी फील करेगा। So its answer is B. Then देखिए, ऑक्सीजन diffused out of the blood into the tissue because ऑक्सीजन ब्लड से डिफ्यूज आउट होगा टिश्यू में। क्यों होगा? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड इज लोअर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड इज लोअर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड इज लोअर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड इज हायर। अब देखिए, जब गैसेस जो है वो डिफ्यूजन कर रहे हैं, सो मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वो डिफ्यूज आउट होंगे। सो हम ऑक्सीजन किससे लेके आ रहे हैं? ब्लड वेसल्स में आए हैं, ऑक्सीजन अभी आरबीसी में है, और हमने कहा कि ये टिश्यू फ्लूइड है, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है यहाँ पे। तो ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज्ड आउट होगा, इसमें डिफ्यूज आउट होगा फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी तो वो आएगा, तभी तो वो आएगा। ओके, सो इसलिए when the oxygen concentration of tissue fluid is lower, okay, then the oxygen diffuse out of the blood and enters into the tissue fluid या टिश्यू में एंटर करेगा। ओके, सो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड इज लोअर, लोअर होगा इसलिए तो आ रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड इज लोअर, ब्लड में क्यों लोअर होगा? ओके, ऑलरेडी उसमें है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड इज ओवर, ओके, कार्बन का तो कुछ चांस ही नहीं आता यहाँ पे। ओके, सो इसका जो आंसर होगा वो सही आएगा आपका, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ट्रू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से लेके नीचे जो चार ऑप्शन हमें दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सो देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन मोर इन अल्वियोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर। दूसरा है मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन इन अल्वियोलर एयर, मोर इन एक्सपायर्ड एयर देन इन अल्वियोलर एयर, मोर इन अल्वियोलर एयर देन इन इंस्पायर्ड एयर। अब देखिए, पहले तो समझने वाली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम एक्सपायर्ड करते हैं या हम इसे बोलते हैं एक्सेल करते हैं, हमें छोड़ना है। अब देखिए, इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मोर इन इंस्पायर्ड एयर। हम इंस्पायर तो नहीं कर रहे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपका। यहां पे भी बोल रहे इंस्पायर्ड एयर, तो ये भी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत।
सो अब ए और सी के बारे में देखो। ए कह रहा है कि मोर इन एल्वियोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, एंड यहां पे बोल रहे हैं मोर इन एक्सपायर्ड एयर देन इन एल्वियोलर एयर। सो कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एल्वियोलाई में ज्यादा होने के वजह से तो वो बाहर आएगा, हम एक्सेल करेंगे, एक्सपायर्ड करेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा होगा, मतलब एल्वियोलाई में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एक्सपायर्ड एयर, क्योंकि यहां से तो हमने किया है, ओके, एल्वियोलाई से तो एक्सपायर कर रहे हैं। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर इन एल्वियोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, सो ये नहीं होगा। सो द क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से लेके क्या ट्रू है, उसका सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज मोर इन एल्वियोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है? ओके, सो सिंपल सी बात है, अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें, ने पढ़ा है हीमोग्लोबिन जो है वो 2 अल्फा सब यूनिट से बना होता है और 2 बीटा सब यूनिट से बना होता है, और हर एक सब यूनिट के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड होगा, एक ऑक्सीजन बाइंड होगा। तो अगर ये 4 सब यूनिट है तो डेफिनेटली वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के कैरी करेगा। सो बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2, 9th वाला, इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सचेंज फ्रॉम ब्लड इन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो कहां पे एक्सचेंज होता है? ओके, दैट इज आर्टरीज ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडीज के आर्टरी में ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है क्या? फिर कैपिलरी सराउंडिंग द एल्वियोलाई। ओके, एल्वियोलाई के सराउंडिंग में जो कैपिलरीज होती है वहां पे। लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट, आर्टरीज ऑफ द बॉडी। ओके, सो ये दोनों कुछ तो सेम ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए था, वेन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन कहाँ पे एक्सचेंज होता है तो वो होता है एल्वियोलाई के सराउंडिंग में। ओके, जो कैपिलरीज होते हैं वहां पे, क्योंकि सिंपल से अगर हम ऐसे इसको याद करें, ऑक्सीजन लोडिंग कहां पे होता है, लोड कहां पे होता है? ये तो आरबीसी में आएगा, बट लोड कहां पे होता है? लंग्स में। कहां पे होता है? लंग्स में। लंग्स में कहां पे होता है? एल्वियोलाई में, क्योंकि आपने इंस्पायर किया है तो O2 यहां पे आया और यहां से कैपिलरीज, इस कैपिलरीज में एंटर होगा। ओके, सो सिंपल सी बात है। सो ज्यादा एक्सचेंज कहां पे होगा? सो द कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसी होती है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कुछ इस तरीके की होती है। ओके, सो इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड। ऐसे होती है सिग्मोइड। सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड। नेक्स्ट, आरक्यू इज 1 इन केस ऑफ, आरक्यू रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है? कि हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, okay? किसके अगेंस्ट? कि हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं। ओके, हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, इससे हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हम कहते हैं आरक्यू, रेस्पिरेटरी कोशेंट। और इसका जो है वो आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्योंकि हम 6CO2 लेते हैं, 6O2। ओके, सो 6 कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हमने ले लिए तो हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो इसका आंसर होता है ये, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा है, तो इससे
6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेंगे आफ्टर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सो कार्बोहाइड्रेट्स का आरक्यू जो है वो 1 आता है। देन ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज, ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्टेड कैसे होता है? ऑक्सोहीमोग्लोबिन, हिमो ऑक्सीग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीनोग्लोबिन। तो देखिए जब Hb के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके, और कुछ जो है वो प्लाज्मा में डिफ्यूज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज कैरीड बाय, ऑक्सीजन किससे कैरीड किया जाता है? बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इरिथ्रोसाइट जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, आरबीसीज। आरक्यू ऑफ फैट इज, ओके, फैट जो है, लिपिड जो है, उसका आरक्यू क्या होता है? ओके, तो उसका आरक्यू होता है लेस देन 1, ओके, लेस देन 1, ओके, मोस्टली 0.7. Then when CO2 concentration in blood increase, the breathing becomes, पहले भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन देखा है कि जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज होता है तो ब्रीदिंग क्या होगी? ब्रीदिंग जो है वो होगी फास्टर एंड डीपर, फास्टर एंड डीपर। सो द आंसर सी, शैलोअर एंड डीपर, स्लो एंड डीप, फास्टर। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो स्टिमुलेट होगा हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को और हम ब्रीदिंग फास्टली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट ट्रांसपोर्टेड विद द हीमोग्लोबिन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है, ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ भी ट्रांसपोर्ट होता है। माना कि ये अलग बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोस्टली बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, ओके, बट कुछ अमाउंट में, ओके, 7% हम बोल सकते हैं, वो हीमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी टू बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकता है और कार्ब हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, ओके, एंड ट्रांसपोर्ट होगा। सो यहाँ पे कैन नॉट भी बोला था, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्मोनरी वेंटिलेशन मूवमेंट्स आर ड्यू टू, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, ओके, ये किसके मूवमेंट की वजह से होता है? किसके मूवमेंट की वजह से होता है? डायफ्राम के, वॉल ऑफ लंग्स, कोस्टल मसल्स या कोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, ओके, सो द आंसर इज कोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं रिब्स के बीच में पाए जाने वाले, ये एंड डायफ्राम, ओके, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन में, ओके। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स होंगे, डायफ्राम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स होगा। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तब हम ज्यादा से ज्यादा एयर इन करेंगे, मतलब इंस्पिरेशन, और जब वो रिलैक्स होगा तब हमारा एक्सपिरेशन होगा, क्योंकि जब वो रिलैक्स होगा तब वो ऐसे कुछ डोम शेप में चला जाएगा तो इसका जो प्रेशर है वो लंग्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ओके, और जब हम इंस्पायर कर रहे हैं एयर तब ये बनेगा फ्लैट, तब ये बनेगा फ्लैट। सो लंग्स की जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वो अंदर चले आएंगे। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन में कोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। सो द पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कितना है उसे हम कहते हैं पार्शियल
प्रेशर, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 100 mm ऑफ एच, और टिश्यू में होता है 40 mm ऑफ एच, टिश्यू में होता है 40 mm ऑफ एच, इसलिए यस लंग्स में 100, इसलिए वो क्या करते हैं, टिश्यू को प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। ओके, सो लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, दैट इज 100 mm ऑफ एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैम्बर्गर शिफ्ट इज आल्सो नोन एज, हैम्बर्गर शिफ्ट इज आल्सो नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। ओके, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट इज डिस्कवर्ड बाय द हैम्बर्गर, इसलिए हैम्बर्गर शिफ्ट भी उसे कहा जाता है। क्लोराइड शिफ्ट में क्या किया जाता है, तो क्लोराइड आयन जो है वो आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। ओके, और इसके अगेंस्ट बाइकार्बोनेट्स जो है, कार्बोनेट आयन जो है वो बाहर आएंगे, कार्बोनेट्स आयन जो है वो बाहर आएंगे। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, एंड क्लोराइड शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड एज हैम्बर्गर शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द लंग्स आर, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द लंग्स आर, लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या साइट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या साइट, सो वेरी सिंपल आंसर, दैट इज alveoli. Then the next question, act as an air condition, dash is act as air conditioner, so air conditioner का काम होता है nasal chamber का। ओके, सो एयर कंडीशनर, नेजल चेम्बर्स में हमें देखने को मिलता है नेजल कॉन्चाई। ओके, और दिस नेजल कॉन्चाई जो है या हेयर्स जो है, नेजल हेयर्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली warms the air, okay, एयर को वार्म करने का काम करते हैं, सो नेजल चेम्बर एक्ट एज एयर कंडीशनर। नेक्स्ट है, द ट्रकिया लीड्स टू दी ट्रकिया। ओके, सो ट्रकिया, फिर ट्रकिया का बाइफर्गेशन होगा, सो इसे आप क्या कहोगे, सो इसे आप कहोगे ब्रोंकाई, सो ये आपका ट्रकिया, और ट्रकिया लीड्स इनटू द bronchi, this bronchi divided into bronchioles. Next question है, hyaline cartilage is a primary function of, hyaline cartilage is one of the type of cartilage, इसका primary function क्या है, so the hyaline cartilage basically हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं ट्रकिया में, this C-shaped cartilage, okay, and this hyaline cartilage basically supports the trachea from the collapsing। ओके, सो ट्रकिया कोलैप्स ना हो इसलिए ये हाइलिन कार्टिलेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन which of the following does not belong to the conducting portion of the respiratory system, conducting, एयर कंडक्ट नहीं करते, एयर कंडक्ट नहीं करते, ऐसा कौन सा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, नोज करते, उससे तो एयर अंदर चली जाएगी। फिर फेरिंग्स भी है, अल्वियोला एंड लैरिंग्स, यहाँ पे देखिए ये अल्वियोला जो है वो कंडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, कंडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। फिर ये किस में इन्वॉल्व है, ये एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, O2 को अंदर छोड़ेंगे, CO2 को बाहर लेके आएंगे। सो next, the structure which closes the larynx of larynx is, larynx को close करने का काम किसका है, ऐसा कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, एपिग्लॉटिस का फंक्शन बहुत सिंपल होता है कि दे प्रिवेंट द फूड enters into a trachea, कि फूड जो है वो ट्रकिया के अंदर ना एंटर करे। ओके, ये देखने का काम होता है एपिग्लॉटिस का। सो एपिग्लॉटिस कवर्स द लैरिंक्स और क्लोज द लैरिंक्स। ओके, बट कभी कभी गलती से हो जाता है,
ओके, हम खाना खाते हैं तब गलती से जो फूड है वो लैरिंग्स में एंटर हो जाता है। ओके, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। देन द मेजोरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स, के लंग्स के तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? dissolved in blood as a carbonate, as a bicarbonate attached to the hemoglobin. So ये तो बात सही है कि वो dissolved होते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ भी अटैच होते हैं, बट उन्होंने पूछा है मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन। सो मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में जाता है, जो कि 70%, 100% में से 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में जाता है। Next question, which of the following mammalian cells are not capable of metabolizing glucose to carbon dioxide aerobically? एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें अभी यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि नीचे जो 4 सेल्स आपको दिए हैं उनमें से कौन सी सेल है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिवर्स, अनस्ट्रेटेड मसल सेल्स, उसे आप नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कह सकते हैं, विसरल मसल भी कह सकते हैं। सो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, दैट इज आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीट रेस्पिरेशन कैसे होगा? ओके, सो द आंसर इज एरोबिक, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल सा है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्राम क्या होगा? जब हम इनहेलेशन करेंगे, जब हम एयर अंदर लेंगे तब डायफ्राम क्या होगा? एक्सपांड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, नो चेंज, रिलैक्स होगा। ठीक है, जब हम एयर को अंदर ले रहे हैं तो डेफिनेटली डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होगा, जिससे कि लंग्स की जो साइज है वो साइज क्या होगी? बढ़ेगी, सो रिलैक्स होगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, सो लंग्स में जो एयर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो बाहर आएगा। ओके, सो इंस्पिरेशन के टाइम डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होगा, सो द आंसर इज डी। Then cramps during the exercise are caused due to, बहुत बार हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते टाइम क्रैम्प्स आते हैं, तो वो किस वजह से आते हैं? तो बहुत सिंपल है कि वहां पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब वहां पे ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड किया जाता है और इसके वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड जो है फॉर्म होता है। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से जो है वो क्रैम्प्स आते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। नेक्स्ट, द पर्सन कैन एक्सपेल ऑल द एयर फ्रॉम द लंग्स। ओके, कोई भी पर्सन अपने लंग्स में जितनी भी एयर है वो उतनी सारी एयर्स एक्सपेल कर सकता है। ओके, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ओके, क्योंकि कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता ही है। ओके, दैट इज 1100 ml। ओके, ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये लंग्स में प्रेजेंट होता ही है। आप कितना भी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके, आप कितना भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप कितने भी जोर से एक्सपायर करो, ओके, एक्सेल करो, फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो आपके अल्वियोलाई में, लंग्स में प्रेजेंट रहेगी। हम कभी भी सारी की सारी एयर्स एक्सपेल नहीं करते। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल जब होती है माइटोकॉन्ड्रिया में तब क्या क्या प्रोड्यूस होता है? कौन से प्रोडक्ट होते हैं? एटीपी, यस एटीपी तो बनते ही है उसमें, एनएडीएच बनते हैं,
FADH बनते हैं। इसे बेसिकली कुछ इस तरीके से लिखा जाता है NADH प्लस H प्लस और FADH प्लस H प्लस या NADH2 FADH2 भी ऐसे कहा जाता है। सो ये तीनों बनते हैं, मतलब द आंसर इज ऑल द मेंशन, ऑल ऑफ द मेंशन, सारे के सारे ही बनते हैं। फिर उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम एटीपी, सबसे ज्यादा एटीपी कौन प्रोड्यूस करता है? क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब देखिए क्रेब्स साइकिल में सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म होते हैं, एक्चुअल एटीपी 2 फॉर्म होते हैं, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से। यहां पे ग्लाइकोलिसिस में टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, बट 2 एटीपी हम यूटिलाइज करते हैं, सो एक्चुअल नेट गेन 2 एटीपी का ही है। ओके, फर्मेंटेशन में तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होते, सो बचा क्या अभी फिर? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहां पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एटीपीज फॉर्म होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एटीपीज फॉर्म होते हैं। सो द आंसर इज डी, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, RQH। RQ क्या है? ये पहले भी हमने देखा है, एक स्लाइड में जो क्वेश्चन आया था RQ के ऊपर। सो RQ जो है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम टू CO2 प्रोड्यूस। आपने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया और उसके साथ आपने कितना CO2 प्रोड्यूस किया हुआ है, इसे हम कहते हैं RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। Then which of the following is true for aerobic respiration in humans? Aerobic respiration में क्या है? What is the true? देखिए ग्लूकोज, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ग्लूकोज और वाटर हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें बोला है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ग्लूकोज से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऐसा नहीं, हम ग्लूकोज भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं और उससे हम बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके साथ ही हम एटीपीज भी बनाते हैं, मतलब एनर्जी। द एनर्जी इज ऑल्सो फॉर्म, ओके, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेशन रिजल्ट इन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, एनाबॉलिज्म, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? नहीं, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ओके, रिलीज नहीं करते। एनाबॉलिज्म मींस समथिंग इज सिंथेसाइज, हम कुछ सिंथेसाइज करते हैं, नहीं, हम तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ओके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। देन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस, ये हो सकता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर रहे हैं बाहर, एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं बाहर। सो ये रेस्पिरेशन का रिजल्ट है, ठीक है। सो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रेस्पिरेशन के ऊपर। अगर आपको अच्छे लगे, ओके, द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, फॉर मोर द वीडियोस related to the physiology. Thank you very much.